नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोवा में 3 दिवसीय सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूशंस 20 की बैठक शुरू। 3 दिनों की बैठक में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लू इकोनॉमी पर विस्तार से होगी चर्चा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा, ब्लू इकोनॉमी अहम क्षेत्र। ब्लू इकोनॉमी में शामिल है ऑफशोर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलीय कृषि। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने केरल के थोम्पुमपडी में कोची फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण की रखी आधारशिला। सोनू ने कहा कि मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात को 1500 करोड़ रुपए बढ़ाएगी प्रति वर्ष। रुपाला ने कहा, मत्स्य पालक सरकार की योजनाओं का लाभ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के बारागढ़ में एथेनॉल प्लांट का किया दौरा। कहा, ऊर्जा के तमाम स्रोतों को बढ़ावा देना सरकार की है प्राथमिकता। इस प्लांट से किसानों को होगा लाभ। साइक्लोन बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। 15 जून को दोपहर तक सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार करने की है संभावना। गुजरात में आपदा प्रबंधन व्यवस्था अलर्ट पर। गुजरात, दमन और दीव के मछली पकड़ने वाले समुदाय नाविकों को सावधानी बरतने की सलाह। और अब समाचार विस्तार से। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत गोवा में आज से 3 दिवसीय सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 की बैठक की शुरुआत हो गई। बैठक में गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, G20 शेरपा अमिताभ कांत और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि एक तरफ जहां महासागर हमें आजीविका, रोजगार, कनेक्टिविटी और संसाधन प्रदान कर दुनिया को एकजुट करते हैं, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें साझा डेटा, प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एक साथ लाता है। 3 दिनों की बैठक में रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लू इकोनॉमी पर विस्तार से चर्चा होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी में बहुत सारे घटक हैं, जिनमें न केवल मत्स्य पालन, पर्यटन और समुद्री परिवहन जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि ऑफशोर, नवीकरणीय ऊर्जा, जलीय कृषि, समुद्री गतिविधियां और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और जैव पूर्वेक्षण जैसी नई और उभरती गतिविधियां भी शामिल हैं, जिन पर समुचित और तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने यह भी कहा कि लेखा परीक्षा एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिसमें आपस में ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए आपसी सहयोग की जरूरत है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने केरल के थोम्पुमपडी में कोची फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यों की आधारशिला रखी। ये परियोजना 169.17 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित की जा रही है। समग्र परियोजना को मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला परियोजना से अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है और PPP ऑपरेटर का निवेश 55.84 करोड़ रुपए है। सर्बानंद सोनोवाल कहा कि नरेंद्र मोदी मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और उत्पादन को दोगुना करने में विश्वास करते हैं। उनके नेतृत्व में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा मत्स्य विभाग दोनों मिलकर इस परियोजना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। कोची फिशरीज हार्बर के विकास से मछुआरों को मदद मिलेगी और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख सागरमाला कार्यक्रम मंत्रालय 5.5 लाख करोड़ रुपए की 802 परियोजनाओं के साथ देश के समुद्री विकास का नेतृत्व कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि मंत्रालय ने 2035 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य भी रखा है।
99,281 करोड़ रुपए की 202 परियोजनाएं हो चुकी हैं पूरी और 45,000 करोड़ रुपए की कुल 29 परियोजनाएं पीपीपी मॉडल के तहत सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ कम हुआ है और साथ ही 51,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त 32 पीपीपी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। 2.12 लाख करोड़ रुपए की 200 से अधिक परियोजनाएं निर्माणाधीन भी हैं। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि मत्स्य पालकों को सरकार की योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि हमें केज कल्चर के लिए भारत सरकार की ओर से क्या सहायता मिल रही है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो नई आई है उनके लिए हमें क्या, बायोफ्लॉक के लिए क्या हमको सहायता मिल रही है, ऐसी कौन सी योजना है जो मैं मेरे छोटे से फिशरमैन को उपयोग में ला सकूं। और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के बारागढ़ में एथेनॉल प्लांट का दौरा किया। प्रधान ने कहा कि ऊर्जा के तमाम स्रोतों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। इस प्लांट से किसानों को लाभ होगा। सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर यह प्लांट स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नई ऊर्जा के लिए आह्वान दिए हैं। एथेनॉल हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो या हाइड्रोजन एनर्जी हो, सारे प्रकार की सस्टेनेबल नया एनर्जी सोर्स भारत की उपलब्ध नेचुरल रिसोर्स से आए, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उसी सिलसिले में बरगढ़ जिला में धान की राइस स्ट्रॉ, ब्रोकन राइस और सरप्लस राइस के आधार पे इथेनॉल इकोनॉमी की एक बड़ा सपना दिखाया गया है। बीपीसीएल ने 1600 करोड़ रुपया खर्चा करके एक दुनिया के अंदर पहला 2G और 1G एथेनॉल प्लांट यहाँ लगा रहा है। ये प्लांट नियर कंप्लीशन की ओर है। मोदी जी की 9 साल सरकार की पूर्ति के अवसर पे समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का इस इलाका के लिए है। मैं आज उसका मुआयना करने आया था, परिदर्शन करने के लिए आया था। इसी 2023 में ये प्लांट चालू हो जाएगा। इसके सीधा फायदा यहाँ की धान उगाने वाला राइस प्रोड्यूसिंग किसानों को मिलेगा, पैडी प्रोड्यूसिंग किसानों को मिलेगा। मैं उसमें बहुत उत्साहित हूँ। इस प्लांट की शुरुआत में से ही मैं संश्लिष्ट हूँ। आज इसकी कंप्लीशन होते हुए एक मंदिर बनते हुए दिखने में मेरे आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यहाँ की इलाका की किसानों को उसकी फायदा मिलेगा। साइक्लोन बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए चक्रवात के संबंध में एक अलर्ट भी जारी किया है। तूफान वर्तमान में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और 15 जून को दोपहर तक सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के साथ साथ पाकिस्तान के निकटवर्ती तट को पार करने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तट के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। इसके 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। फिर ये उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और सौराष्ट्र और कच्छ को पार करेगा। 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच के तटों को पार करने की इसकी संभावना है, जहां हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट शामिल है। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम ने गुजरात, दमन और दीव के मछली पकड़ने वाले समुदाय, नाविकों और हितधारकों को आवश्यक सावधानी और सुरक्षा उपाय करने की सलाह देने के लिए उन तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया है। भारतीय तटरक्षक इकाइयां समुद्र में जहाजों के लिए नियमित एडवाइजरी भी जारी कर रही हैं। गुजरात की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर प्रशासनिक तंत्र और राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी है। इसी सिलसिले में गुजरात की गृह मंत्री हर्ष संघवी ने द्वारका में जिला अधिकारी और भाजपा नेताओं के साथ बैठक की और तैयारियों पर बातचीत की।
गुजरात में पोरबंदर के डीएम केडी लखानी ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। लास्ट कई दिनों से जो ये साइक्लोन की फोरकास्ट मिल रही है, उसके हिसाब से जिला के वहीवटी तंत्र ने सभी तैयारी कर रखी है। सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स और जो डाउन द लाइन स्टाफ है वो अपने अपनी फर्ज के स्थल पर हाजिर है। लो लाइंग एरिया के लोगों को हमने संपर्क कर लिया है। लगभग कोस्टल एरिया में 30-31 जितने जो विलेजेस है, उनका जो पॉपुलेशन है, उनके जो फैमिलीज है कि जिसको ये साइक्लोन की वजह से कुछ असर हो सकती है, उन लोगों को सलामत स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए हमारे आश्रय स्थान हमने तैयार कर रखे हैं। साथ में फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से 1 जून से किसी भी फिशरमैन को फिशिंग के लिए कोई परमिट नहीं दी जा रही है। आपके माध्यम से हम ये भी अपील करते हैं कि कोई भी अफवाह में न आए, कोई भी अफवाह न फैलाए। पैनिक की सिचुएशन की जरूरत नहीं है। देश के बड़े हिस्से में मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, लेकिन इससे पहले भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर स्कूलों पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में अभी स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 19 जून से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। इंदौर में 12 जून से स्कूल खोलने की तारीख तय की गई थी, लेकिन कलेक्टर ने अपने ताज़ा आदेश में 19 जून की तारीख तय की है। मध्य प्रदेश के शहरों में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बिहार की राजधानी पटना में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने 18 जून तक सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। अधिकारियों का मानना है कि 18 जून के बाद प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। झारखंड राज्य के शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने आदेश जारी किया है कि गर्मी की छुट्टी के बाद 12 जून को खुलने वाले स्कूल अब 15 जून को खुलेंगे। आदेश सभी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू किया गया है। सोमवार यानी 12 जून से सारे स्कूलों को खोलने की तैयारी थी। कहते हैं कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बिहार आकर खेती करने वाले उत्तर प्रदेश के किसानों ने। ये किसान कोसी के दियारा क्षेत्र में हर साल आते हैं और बेकार जमीन से मुनाफा कमाते हैं। देखिए सहरसा से आनंद झा की ये रिपोर्ट। रेत से तेल निकालने की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। रेत से तेल निकालना यानी असंभव को संभव कर दिखाना। कोसी के दियारा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से आए किसान रेत से तेल तो नहीं बल्कि तरबूज, खरबूज और ककड़ी निकाल रहे हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी इस इलाके में साल के 5 महीने बाढ़ की भीषण तबाही लाती है, जिसकी वजह से खेती की प्रमुख फसलें यहाँ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मिलिए इन किसानों से जो इस बंजर जमीन पर सोना उगाने का जज्बा रखते हैं। ये किसान उत्तर प्रदेश से यहाँ आकर तरबूज, खरबूज, ककड़ी और कद्दू वर्गीय अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं। ये इस इलाके में 5 महीने रहते हैं और परिवार को भी अपने साथ लाते हैं। परिवार के सदस्य भी इनके काम में मदद करते हैं। ये किसान सहरसा जिले के बलुआहा पुल के नीचे कोसी दियारा इलाके में बलुई मिट्टी में उगने वाली सारी फसलें लगाते हैं। ये किसान नवंबर महीने में यहाँ आते हैं और बाढ़ आने से पहले अपने घर उत्तर प्रदेश वापस चले जाते हैं। कोसी का जमीन है बालू का, यहाँ पे हम लोग 8-10 साल से खेती करते हैं। ये बालू से लेके नेपाल तक जितना भी ये बालू वाला जमीन है यहाँ पे सब पे खेती होता है। यूपी से आए हैं, बलवा पुल के नीचे सहरसा कोसी नदी पे खेती कर रहे हैं तरबूज वाला। यहाँ से लगा कर नेपाल तक का खेती है। इसके लिए ये किसान यहाँ लगभग 700 एकड़ भूमि स्थानीय लोगों से लीज पर लेते हैं। इनकी फसल की पैदावार की मांग बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी है, जिससे इन किसानों की माने तो इन्हें इसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। ये बालू की ढेर है जिस पर ये सोने की भाव की कीमत में उपजा करके अपना 2 पैसा कमा रहे हैं। कल तक बिहार के कोसी दियारा के इलाके में जिस जमीन को बेकार माना जाता था, आज इन किसानों ने इसे जरखेज बना दिया है। इससे यह साबित होता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव
किया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नदियां भारत की सभ्यता और संस्कृति की रीढ़ हैं। दुनिया की तमाम सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पली बढ़ी हैं और ये मानव समाज की जननी भी हैं। लेकिन बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण कई नदियों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जल बेहद प्रदूषित हो चुका है। हाल ही में दिल्ली में वजीराबाद से कालिंदी कुंज के यमुना तट पर यमुना संसद द्वारा यमुना बचाओ जीवन बचाओ नाम से आंदोलन हुआ। 1 लाख से ज्यादा दिल्ली वासियों ने यमुना बचाने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई और यमुना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। प्राचीन काल से ये नदियां और कलकल निनाद करता हुआ दिव्य जल ही है जो मनुष्य और धरती का माँ की तरह भरण पोषण करती है और प्यास बुझाती है। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती है, बस्तियां बसती है। मनुष्य जीवन की अंतिम यात्रा भी इनकी गोद में खत्म होती है। ब्रह्म पुराण में उल्लेखित जो सृष्टि का आधार है और जिसे लक्षणों से सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है, उपनिषदों ने जिसका ब्रह्म रूप में गायन किया, वही परम तत्व साक्षात यमुना है। पवित्र धाम यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 1 किलोमीटर दूर स्थित चंपासर ग्लेशियर से यमुना नदी का मूल उद्गम स्थल है। चंपासर ग्लेशियर, जिसे कलिंद पर्वत भी कहा जाता है, यहीं से उद्गम होने के कारण यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। यमुना नदी का प्रवाह मुख्यतः उत्तरकाशी से होकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक है, जो 3,45,000 किलोमीटर की भूमि को सिंचित करती है। दिल्ली में यमुना बचाओ जीवन बचाओ के जन आक्रोश ने एक बार फिर दिल्ली की सत्ता और विपक्ष को दिल्ली वासियों को स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने हेतु गंभीरता से निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। नदियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु राष्ट्रीय चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने कोरोना काल से तकरीबन 2 वर्षों तक विभिन्न नदियों की पदयात्रा की। उद्देश्य साफ है, भारत के अस्तित्व का केंद्र नदी का बचाओ, दिव्य जल का बचाओ। यमुना जी देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में एक मानी जाती है। वैसे ही नदियों की दुर्दशा है। उसमें यमुना जी का औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण, सीवेज का प्रदूषण, ये सबसे बड़ी समस्या गहराई से है। इसलिए यमुना जी के लिए जनता दिल्ली की खड़ी हो गई है। उसमें भेदभाव किसी तरह का न रखते हुए सभी लोग यमुना जी के लोग हैं, ऐसा चित्र यहाँ बन रहा है। माँ यमुना यानी यमी सूर्यदेव की पुत्री, मृत्यु के देवता यमराज और न्याय के देवता शनिदेव की बहन है तथा श्री कृष्ण की पटरानी है। माँ गंगा यानी मानव के मोक्ष एवं निवारण का प्रतीक है, तो माँ यमुना अथाह प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। श्री कृष्ण व्रज संस्कृति के जनक है और यमुना व्रज की जननी। यमुनोत्री से हथनी कुंड बैराज तक के यमुना नदी का जल स्वच्छ रहता है, परंतु तक पहुंचते ही प्राणियों को जीवन दान देने वाली यह यमुना नदी मृत दिखाई देती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से गुजरते हुए वहां के प्रदूषण में अपना अस्तित्व खो देती है। दिल्ली प्रवेश करते ही यह नदी गंदे नाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाती। दिल्ली के लाइफलाइन है और अगर यमुना नहीं बचेगी तो दिल्ली का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। ये नेचर है, अपनी व्यवस्था है इसका। तो दिल्ली का जो इकोलॉजी है उसमें यमुना जी का जो महत्व है, ये समाज को भी समझना है और सरकार को भी समझना है, जो अभी तक अनदेखी किया गया है। हम यमुना जी का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी स्वस्थ कैसे रहें उसके संदर्भ में हमारी बिल्कुल ही दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें अगर यमुना जी को पूरी तरह से अविरल और निर्मल नहीं बनाया गया तो आने वाले 5 समय में दिल्ली के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इसी उद्देश्य से एक ये जागरूकता अभियान है जिससे समाज भी जगे और सरकार भी जगे कि ये किसी दल की जरूरत नहीं है, ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और समाज आगे, सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। यमुना संसद द्वारा आयोजित यमुना बचाओ जन अभियान के तहत दिल्ली के वजीराबाद से कालिंदी कुंज के यमुना तट पर 1500 से अधिक संगठनों के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और यमुना नदी की स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्पना के साथ जागरूकता अभियान चलाया। भारतीय संस्कृति के अंदर नदियों को माँ कहा जाता है, तो वो माँ की पवित्रता बनी रहे और इस राष्ट्र का वैभव पुनः लौटे। हिमालय की कंदराओं से सदियों से बहती हुई नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और अन्य भारतवर्ष के पुरातन सभ्यताओं और संस्कृतियों के गौरव गाथा की गवाह है और रहेगी। जीवंत नदी है तो जीवंत मानव है और जीवंत प्रकृति भी। किरण झा, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और भारत का प्रमुख ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM आज से आगामी 31 तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रेता विक्रेता कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। क्रेता विक्रेता कार्यशालाएं राज्य के प्रत्येक कोने से पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये कार्यशालाएं प्रश्नों का समाधान करने, मार्गदर्शन करने तथा जिला स्तर पर उपयोगकर्ताओं की कठिनाइयों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगी। कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को GEM की विशेषताओं, पंजीकरण प्रक्रियाओं तथा ऑनलाइन खरीद के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक प्रशिक्षण मिलेगा। GEM विशेषज्ञ सहायता करने तथा खरीदारों और विक्रेताओं की विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए उपलब्ध होंगे। कार्यशालाएं नेटवर्किंग के अवसरों की सुविधा भी देंगी, जिसमें प्रतिभागियों को संभावित भागीदारों से जुड़ने तथा व्यावसायिक सहयोग का पता लगने में सक्षम बनाया जा सकेगा। और आइए अब जान लेते हैं कि किसान कैसे रखें इस मौसम में अपनी खेती का ख्याल। आंध्र प्रदेश में गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। वहाँ आम के बागों की देखभाल करते रहें। साथ ही बाजरे की बुआई कर लें। यही तिल की बुआई कर सकते हैं। तिल में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में तिल में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा धान की नर्सरी तैयार करते रहें। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। किसान लोबिया की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। वहीं उड़द की बुआई कर लें। तेलंगाना में सोयाबीन की बुआई कर लें। किसान मक्के की बुआई करें। मक्के के खेत में सिंचाई कर ले। इसी तरह अरहर की भी बुआई करते रहें। अरहर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की बुआई कर लें। मूंग के खेत में सिंचाई करें। अभी कपास की बुआई करने का समय उपयुक्त है। भिंडी में कीट लगने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। तेलंगाना में टमाटर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार करते ही सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। विदेश मंत्री जी ने अपने संबोधन में G20 को लेकर भारत के लक्ष्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 के लिए महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत 3 प्रमुख एजेंडे रखे गए हैं। कोच्चि में तीसरी फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत है। फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप FWG वर्तमान प्रासंगिकता के वैश्विक बृहद आर्थिक मुद्दों, वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं की निगरानी और G20 में मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास SSBIG को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति समन्वय के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संबंधी हिंसा की घटनाओं के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां राजनीतिक दलों के लोगों को निशाना बनाया गया है। आयोग ने अपने महानिदेशक जांच को विशेष मानवाधिकार पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 21 से 24 जून तक होने वाली अमेरिकी यात्रा से प्रवासी भारतीय खासा उत्साहित हैं। पीएम मोदी की अमेरिका की आगामी राजकीय यात्रा से पहले न्यू जर्सी स्थित एक रेस्टोरेंट ने उनके नाम से थाली लॉन्च की है। बिहार में पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला ट्रायल रन कोडरमा से बरकाकाना तक सफल रहा। इसी महीने इसका परिचालन शुरू होने की संभावना है।
एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के कचवारी और बगाटपोरा गांव में छापेमारी की। एनआईए ने कुपवाड़ा जिले में आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी जहूर अहमद शाह बटाली के नाम पर 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया। कश्मीरी व्यवसायी को एजेंसी ने 2017 में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियों में बटाली के नाम की जमीन भी शामिल है। एक ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल मई में बटाली और अन्य के खिलाफ 2017 में जम्मू कश्मीर में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में आरोप तय किए थे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान, बदलते भारत की शान।